अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सियासतदान कम बिजनेसमैन का किरदार ज्यादा अदा कर रहे हैं। वो अमरीका को एक महज़ब मुल्क के बजाय एंटरप्राइज की तरह चला रहे हैं। गजा की नस्लकुशी में अमरीकी सदर को रियल स्टेट प्रोजेक्ट नजर आया था और ईरान की तेल और गैस की दौलत ने उन्हें ऐसा अंधा किया कि वो सयोनियों का आलाकार बनकर जंग में कूद गए। तेल की आलमी मंडी और स्टॉक मार्केट्स के साथ ट्रंप ऐसे खेल रहे हैं कि कभी जंग बंदी तो कभी जंग को तूल देने का बयान देते हैं और मुबैना तौर पर उनसे मुंसलिक लोग करोड़ों डॉलर कमा लेते हैं। ताज़ा बयान जारी रखने के ऐलान से आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ और एशियाई स्टॉक मार्केट्स नीचे आ गई। ब्रेंट तकरीबन 4% इजाफे के बाद $105 और अमरीकी खाम तेल 3% इजाफे के साथ $103 फी बैरल की सतह तक पहुंच गया। जबकि जापान की निक्केई इंडेक्स में 1.5%, जनूबी कोरिया की स्टॉक मार्केट 2.6% और हांगकांग की हैंग सेंग इंडेक्स में तकरीबन 1% कमी देखी गई। अमरीकी सदर ने कहा था कि ईरान पर इंतहाई सख्त हमले करेंगे और उन्हें पत्थर के जमाने में धकेल देंगे। पेश नजर आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने खिताब करते हुए सालसी की कोशिशों, किफायत शुआरी इकदाम और माशी मसाइल पर कौम को एतमाद भी लिया। उनका कहना था कि अशराफिया को ईसार और कुर्बानी का मुजाहिरा करना होगा। वफाक और सूबे ऐसे मंसूबे रोकें जिन्हें रोका जा सकता है। मौजूदा में सबसे बड़ा चैलेंज आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ देना है। आज जो सूरत हाल वो ये है कि हमें गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आपने प्रोटेक्ट करना है और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है। मैं ये भी समझता हूँ चाहे वो वफाक हो या सूबे हों, ऐसे मंसूबे जिनको हम रोक सकते हैं उनको रोकें और वो फंड्स बचत करके हम आम आदमी, गरीब आदमी को हम पहले प्रोटेक्ट कर लें। वजीर आजम की उम्मीदें और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के शिकवे। सोहेल आफरीदी साहब ने वफाकी हुकूमत को जाली करार देते हुए कहा है कि NFC की गैर कानूनी तरीके से तकसीम हो रही है। हमारा जो शेयर बनता है वो नहीं दिया जा रहा। 9 अप्रैल को लियाकत बाग में जलसा करेंगे। अगर इजाजत ली तो जहां रोकेंगे वहीं जलसा करेंगे। 9 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करने जा रही है। उम्मीद करता हूं पाकिस्तान में इंतशार ना फैलाने के लिए ये NOC हमें दे दी जाएगी, लेकिन अगर इन्होंने NOC नहीं दी जलसे की तो ये हमें जहां पर भी रोकेंगे वहां पर इंशाअल्लाह ताला ये एहतजाजी जलसा हम फिर करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं इख्तियार वली खान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, वजीर आजम के आप कोऑर्डिनेटर भी हैं। इख्तियार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, रुकन कौमी असेंबली बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमैर नियाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। और रुकन कौमी असेंबली जनाब शेर अफजल मरवत साहब नीड्स नो इंट्रोडक्शन हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। इख्तियार वली साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। सर, ये जो हुकूमत, सबसे पहले तो आप कन्फर्म कर दीजिएगा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा बिल आखिर करने जा रही है। 1 माह तक तो आपने कीमतें रोक के रखी, लेकिन अगले 24 घंटे इस हवाले से बताए जा रहे हैं कि खासे अहम है और IMF का भी दबाव है। बहुत शुक्रिया अलीना। IMF का दबाव अपनी जगह पर वो हो ना हो, लेकिन उसके बावजूद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हमारी हुकूमत ने और प्राइम मिनिस्टर की टीम ने भरपूर कोशिश की कि किसी तरीके से पेट्रोलियम प्राइसेस को कंट्रोल में रखा जाए, पब्लिक को, पाकिस्तानी अवाम को कम अज़ कम उससे जो है तो उसका बोझ उन पर आए। आपने देखा होगा तकरीबन अभी 1 महीना यानी 4 हफ्ते 124 अरब रुपए का हम इसमें सब्सिडी हम डाल चुके हैं। गवर्नमेंट ने ये अपने सर पे ले ली और फिर इसके अलावा 100 अरब रुपया मजीद हमने कट डाला उस पर अपने डेवलपमेंटल फंड पर, वहां से भी हमने कटौती कर ली। उसके बावजूद वो इसलिए तो वो कारगर नहीं साबित हुई। जहां पर नहीं, ये ऐसा नहीं होता। जो मुसीबत है वो बहुत बड़ी है। जहां पे आग लगी, पेट्रोल जहां से आता है, तेल आपको जहां से मिलता है, उस पूरी दुनिया में उसमें हर कुएं पर आग लगी हुई है। वहां पर बम बरस रहे हैं, वहां पर मिसाइल बरस रहे हैं। तो जिनकी अपनी पैदावार है वो लोग मुश्किल में है। आप तो वहां से इंपोर्ट करके लाने वालों में से हैं। आप तो शायद दुनिया के उन चंद ममालिक में से हैं जो आबनाए हुर्मत से आपकी फिर भी जहाज आ रहे हैं। आप तो उन ममालिक में से हैं कि जब ये मामलात जब खराब हुए सप्लाई की, तो आपने यम्बू से और फजीरा से भी रास्ता ले लिया। आपने अल्टरनेट रास्ते से सऊदीया से भी तेल मंगाने का बंदोबस्त। तो अभी आप लेकिन ये खबर दे रहे हैं कि 100 रुपए फी लीटर बढ़ाने जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर की वो स्पीच आपको याद होगी जिन्होंने कहा था कि मेरी कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में प्राइसेस बहुत बढ़ेंगी, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम ना बढ़ाएं। 100 रुपए नहीं, 100 रुपए और 50 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हम नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन अगर कोई बहुत ही मजबूरी बन जाती है तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता
तो आप क्या करेंगे? सो अब यही मजबूरी, हम मजबूर हो चुके हैं यानी अब अभी तक मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि आप मजबूर हो चुके हैं, लेकिन अगर मजबूरी आ गई तो डेफिनेटली प्राइस हाइक आएगा। क्योंकि ये देखिए एक नॉर्मल सूरत हाल होती है जब ओगरा आपको सजेशन भेजती है कि पर लीटर इतना बढ़ा दें, पर लीटर इतना बढ़ा दें, डीजल का, पेट्रोल का, कैरोसिन का, तो उस हिसाब से फिर आप फैसला लेते हैं। लेकिन वो तो एक और सिचुएशन होती है। आज जो सिचुएशन है ये तो आलमी मंडी में आग लगी हुई है, और ठीक है उधर सूरत हाल कुछ हो। उमैर नियाज़ी साहब, आप लोग के दौरे हुकूमत में और टुवर्ड्स द एंड आप लोग ने कितनी सब्सिडी दी थी जो अपने जाते जाते हुकूमत के? देखें, हमारे वक्त देखें जो पेट्रोल की प्राइस थी 150 रुपये लीटर थी, ठीक है, और ये अभी तक अब बढ़ी है, वरना तकरीबन ये $60-65 के हिसाब से बैरल ख़रीदते रहे हैं। कोई इतना बड़ा नहीं मसला किधर से आ रहा है जिसको ये एडमिट करने को तैयार नहीं है, जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, इन्होंने इस साल का जो टारगेट है वो 1.3 ट्रिलियन का रखा हुआ है। जब आप इतना बड़ा टारगेट रखेंगे जो इस आवाम से आपने निचोड़ना है, तो फिर प्राइसेस तो बढ़ेंगी। वरना होना क्या चाहिए था, जब हमने अपने वक्त किया था, वो तो हमने 1 ट्रिलियन ऑलमोस्ट लाइक 900 बिलियन तक हो भी चुका है। नहीं हो चुका है, अभी तक हो चुका है ना, मगर बात है कि मैक्सिमम जो 55 रुपये जो पहली दफ़ा रेस किया था, उसमें अगर 20 रुपये तेल की कीमत बढ़ी है तो 25 रुपये आपने लेवी बढ़ाई है। मतलब वो सेंसिटिविटी का क्या तकाजा था जब आप हाई क्लेम ऑक्टेन कर रहे हैं में 200 रुपये वो लेवी, हालांकि वो 1% पूरे पाकिस्तान की कंजम्पशन है, वो काउंटर प्रोडक्टिव है, उससे आपको रेवेन्यू कोई नहीं जनरेट होगा। देखें इस वक्त सोच क्या होनी चाहिए। देखें आप बड़ा बोस्ट कर रहे हैं कि जी हम पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में एट पीक है, देखें आपकी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी किधर गई। ठीक है, आप कह रहे हैं अबनाए हुर्मुज़ से हम जो है ना जहाज़ रेस्क्यू करा के दे रहे हैं, तो भाई बदले में आपको क्या मिल रहा है? ठीक है, आपने डिफेंस पैक्ट भी साइन कर लिया, क्या आप उनकी इकोनॉमिक प्रायोरिटी हैं कि नहीं है? आपने उनसे पूछा है? क्या आपका इस वक्त सवाल नहीं बनता कि जी हमें आप अगले 6 माह के लिए गारंटी करें, उसी प्राइस पे जो है ना फ्यूल गारंटी करें? देखिए दुनिया में होता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं, आज मार्केट में जो मर्जी कीमत हो, मगर जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, लॉक कर ली प्राइसेस, अगले 3 साल आपकी वही प्राइसेस रह सकती थी। क्यों नहीं आपने इस तरह का कोई एग्रीमेंट साइन किया? यही बात मैं शेर अफजल साहब आपकी तरफ, लेकिन ये जो ईरान पैसे ले रहा है पाकिस्तान और हेल्प आउट करने में कोई शेयर ले रहा है? मैं एक बात उमैर भाई ने जो की ना, मैं आपको इसको कंक्लूड करते हुए इतना कहूँगा, लेट दिस जंग सेटल डाउन। जिस दिन ये सेटल होगी ना, उसके बाद फिर आप देखें कि फिर आपकी पेट्रोल प्राइस कहाँ पे आती है, वापस किस तरह आती है, और आपको फैसिलिटेशन कहाँ कहाँ से मिलती है, कौन सा मुल्क आपको कैसे फैसिलिटेट करता है, दैट इज इन द ईयर, वो रास्ते में है और वो पाइपलाइन में वो चीज लेवी ले रहे हैं आप अभी की नहीं। मैं 105 की लेवी को मैं कंफर्म नहीं करता, आई एम नॉट श्योर अबाउट एक बात आपको बताऊं कि आप IMF के प्रोग्राम में हैं। देखिए उमैर साहब भाई हमारे ये जो बात करते हैं ना, आप लेकिन IMF ज्यादा जरूरी है, आवाम ज्यादा जरूरी है। इस IMF के पास आपने वोट लेने जाना है सर। आप ये बताइए कि अगर आप डिफॉल्ट कर जाओ तो फिर आपके मुल्क में इलेक्शन हो सकते हैं। सर क्यों डिफॉल्ट करेंगे सर? निजाम चला 4 साल से हमें बताया गया, इनके टाइम पे डिफॉल्ट कर रहे थे। नहीं, थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा माजी को उसको जहन में रखते हुए ना, उमैर साहब की जो पार्टी थी ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो इस दावे पर 2018 के इलेक्शन जीत कर आई थी कि 65 का महंगा है, हम 40 रुपए में देंगे और एक दिन भी ना दे सके। बात तो सारी यही है। ठीक है, और मरवत साहब साथ ही साथ ये कहते थे अगर पेट्रोल 1000 रुपए लीटर भी हो जाए, बस खान की स्माइल देके और खान का स्टाइल देके। मैं शेर अफजल मरवत साहब आपको, और चूंकि आपकी इनकी गुफ्तगू से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि बढ़ाने तो जा रहे हैं क्योंकि मुश्किल हालात हैं, अवाम नहीं कमर कसनी अपनी। आपको ये अवाम कई सड़कों पे बाहर आती हुई दिखाई दे रही है? अगरचे उमैर साहब की पार्टी कॉल दे चुकी है, अलीमा खान साहिबा अलग, वो गैर सियासी हैं, वो 10,000 बंदे की बात कर रही हैं, सोहेल आफरीदी साहब 9 अप्रैल को जलसे की बात कर रहे हैं। आपको अवाम पेट्रोल की कीमतों और अवामी इशू पे बाहर आती दिखाई दे रही है? पाकिस्तानी अवाम तो नहीं निकलेगी, चाहे पेट्रोल 1000 रुपये का ही क्यों ना हो जाए, बाहर नहीं निकलेगी। वो हमारी तारीख ही नहीं है महंगाई के खिलाफ एहतजाज करने की। एक बात मैं अर्ज़ करूँ, 416 रुपये पेट्रोल होने जा रहा है, ये फैसला हो चुका है। ये जो वज़ीर आला है, जिसका जो शुक्रिया भी अदा किया प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो सब ऑन बोर्ड हुए और सब ने एग्री किया है कि जी ठीक है 416 रुपये ये, और मेरे ख्याल में 475 रुपये डीजल, ये कल फैसला हो चुका है और शायद आने वाले कल तक। बेसिकली मुझे खुद नज़र ये आ रहा है
कि आजकल हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं और इसहाक़ डार साहब वो सरबसजूद हैं खुदा की बारगाह में कि ये जंग कब ख़त्म होगी, क्योंकि बुनियादी तौर पे इतना मसला बन गया है हुकूमत के लिए। ये महंगाई जो है ना ये बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। अगर 100 रुपये इंक्रीज़ हो गए तो लिहाजा, और इसमें गवर्नमेंट का कसूर तो है ही नहीं कि हम गवर्नमेंट पे ये है कि आपने महंगाई कर दी है। महंगाई तो बेसिकली पूरी खित्ते में हो रही है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ट्रम्प जब ये कहता है ना कि मैंने अहदाफ हासिल कर लिए, तो चंद अहदाफ उसने हासिल ज़रूर किए हैं और शायद 11 अप्रैल तक ये जंग ख़त्म हो जाएगी। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। उमैर ने अजीज साहब, ये अगले हफ्ते क्या होने जा रहा है? आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब ने भी 9 अप्रैल के जलसे की कॉल दे दी है। उन्होंने कहा लियाकत बाग में इजाज़त नहीं मिलेगी, जहाँ रोकेंगे वहीं जलसा होगा। उससे एक रोज़ पहले अलीमा खान साहिबा ने भी 10,000 बंदा अडियाला जेल के बाहर लाने का एक टास्क, एक अपहिल टास्क नजर आता है। ये तो बड़ा, लेकिन क्या वो प्रेशर टैक्टिक्स अलीमा खान साहिबा के वर्क करके कि क़यादत थोड़ी हरकत में आ गई? नहीं, देखिए मंगल को तो क़यादत ऑलरेडी जाती है, ये नहीं कि क़यादत तादाद में तो नहीं जाती। देखिए एक है कि उधर जाने का मकसद क्या है कि बहनें जाती हैं, बहनों के साथ शाना बशाना खड़े होते हैं, खान की फैमिली है उनको ऑनर देने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके और कोई पॉलिटिकल मकासद नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ पार्टी को भी रियलाइजेशन है, जो पार्टी के सर्कल्स में, अडियाला की अपनी सेंसिटिविटी है। अडियाला एक ऐसी जगह है जहाँ खान साहब को रखा है, तो वो कोई हमारा अखाड़ा तो है नहीं ना कि जिधर हमने मैच लगाना है। अखाड़ा होता है जलसा का, ठीक है, पॉलिटिकल मैच है। सोहेल आफरीदी ने एक पॉलिटिकल ओपनिंग दी है, ठीक है, एक चीज़ को पॉलिटिकल मैदान में लेके आए, तो अब हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो स्पेस दे। वो कोई अनरीजनेबल बात नहीं कर रहे। खित्ते की सूरत हाल और ऐसे वक्त में आपको लगता है कि ये एक आसान होगा? देखिए खित्ते की सूरत हाल है, ठीक है। आप फिर जो एनर्जी कंजर्वेशन पे जो ये फोकस कर रही है हुकूमत, देखिए अगर जलसा होना है लोग पैदल भी तो आ सकते हैं ना। क्या ये देखिए 5-6 मिलियन का शहर नहीं है रावलपिंडी, क्या उसके गिरदो नवा से लोग नहीं आ सकते? ये तो हम उस पर कर रहे हैं ना कि जी कोई हैदराबाद से चलेगा तो हैदराबाद से कितनी कोई गाड़ियाँ आ जाएगी, एक गाड़ी आ जाएगी, वो इतना बड़ा मामला नहीं होता। देखें करने वाले जो हुकूमत के काम थे क्या उन्होंने वो किए? देखें आप आज ये कह रहे हैं, मरवत साहब ने कह दिया कि जी प्राइस हाइक हो जाएगी, गवर्नमेंट की इसमें नहीं। देखें गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है इस वक्त। ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर को बचाने के लिए अमेरिका ने जो जंग शुरू की वो हमारे जैसे मुल्कों की सर्वाइवल ख़तरे में ला रही है। उसके लिए हमें बहुत सारी अपनी जो बंद इंडस्ट्रीज़ हैं उनको रिवाइव करने की तरफ सोचना चाहिए। हमें बहुत सारे ऐसे तरीके सोचने पड़ेंगे कि देखें एक छोटा सी बात थी कि जिसको हमने रियलाइज़ ही नहीं किया कि ग्रीन एनर्जी में पाकिस्तान डॉन का आर्टिकल कि $6 बिलियन डॉलर एनुअली सेव कर रहा है। तो आज हम क्यों नहीं दोबारा से वो ग्रीन मीटर की पॉलिसी को रिविजिट कर रहे हैं? ये मौका था कि आपने जो 2 माह पहले गलती की थी उसको ठीक करते, और बहुत सारी चीज़ें थी जिनको करते, मगर वो उस तरफ नहीं देख रहे। वो किस तरफ देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ और उसके वर्कर्स को किस तरह से बंद करना है और जकड़ के रखना है। सर लेकिन आपको भी फिर वो जो इन्होंने बात की वो ज़रा वजाहत में समझा नहीं हूँ। ये जो अडियाला जेल में 10,000 लोग बुलाए जाते हैं, आपने कहा शाना बशाना बहनों के साथ, शाना बशाना ज़रूरी नहीं है, पीछे भी खड़े हो सकते हैं, लेकिन लोग तो आए ना। नहीं तो लोग एक बात। आते हैं। दूसरी बात ये है कि 10,000 का क्या करना है अडियाला जेल में? कोई किसी चीज़ के पीछे कोई लॉजिक होती है ना। अब 10,000 लोग किस लिए लाते हैं? वहाँ लाइन ऑर्डर, ये आपने खुद कहा ना कि सेंसिटिव एरिया है, सेंसिटिविटीज हैं उसकी, तो इसके पीछे 10,000 लोग तो आने से रहे, क्योंकि ये कल पहले प्रोबेबली वो चेक करना चाह रही हूँ कि क़यादत जो है उसकी कैपेसिटी है वो मोबिलाइज करने की, वो है भी कि नहीं। जो है ना क़यादत की, वो तो पहले चेक हो चुकी है ना। 5 अगस्त को भी क़यादत की कैपेसिटी थी, 14 अगस्त को भी जो है जलसा था, 8 फरवरी को भी जलसा था, अभी जो 9 अप्रैल का जलसा है ना, आप जो कह रही है ना। लेकिन कैपेसिटी तो आपने 26 नवंबर को भी देखी थी फिर 2024 में। लेकिन उस वक्त हम थे। अच्छा, आपके जाने के बाद उस वक्त हम थे। अच्छा 1.5 लाख लोग हम लाए थे। अब मैं आपको अर्ज करूं, ये जो 9 अप्रैल का जलसा, लेकिन उस टाइम की जो क़यादत थी 26 नवंबर 2024 की, मैंने सुना है, कुछ खबरें आ रही हैं कि उस वक्त की क़यादत की अब राना सनाउल्लाह साहब से भी बड़ी कुर्बतें बढ़ गई हैं या मुलाकातें हो रही है। किसकी? जो उस वक्त की जो लीड कर रहे थे 26 नवंबर जो क़यादत थी। कौन सी क़यादत थी? मसला आपको पता है, साबका वज़ीर आला। देखिए ये वैसे ही इल्ज़ाम तराशियाँ हैं। अच्छा। मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, ये अब 9 अप्रैल पे बात करते हैं। 9 अप्रैल पे आपने ऐलान किया कि जलसा होगा लियाकत बाग में, तो ऐलान जब ये आपने कर दिया कि हर हालत में पहुंचना है,
दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमने पहुंचना है और अपना हक एहतजाज रिकॉर्ड करना है। आसमान गिरता है, ज़मीन फटती है। आपने क्या ऐलान कर दिया कि जी लियाकत बाग में जलसा है, लेकिन अगर जिधर हमें रोक लिया तो फिर उधर ही हमारा जलसा है। तो आपने तो लियाकत बाग जलसे का सत्यानाश कर दिया। पहले ही उन्होंने पहले ही आपने जो है बता दिया कि जी जलसा तो वैसे नाम हम उधर कर ले रहे हैं। ये तो नॉन स्टार्टर नहीं, नॉन स्टार्टर नहीं है। देखें, एक तरीकेकार होता है ना, पहले अनाउंस किया जाता है, नहीं, उसके लिए लेकिन एप्लीकेशन पहले ही वो उन्होंने कंसिडर कर लिया कि इजाजत नहीं मिलेगी। देखें, पहले दरखास्त पीटीआई देगी ना, दरखास्त दी जाएगी, उस पर रिट की जाएगी, एक पूरा प्रोसेस फॉलो किया जाता है। वो पीटीआई जमात है, उस अमल से गुजरेगी। देखिए, इनका टाइम ले रहा हूँ जी मैं इख्तियार वली साहब का, लेकिन मैं आपको अर्ज करूँ, ये जो हमने जलसे किए पिंडी इस्लामाबाद में, पर्चे हो गए ना हमारे खिलाफ। कब हमने एनओसी की दरखास्त दी थी? आपके साथ अवाम की ताकत है, कोई एनओसी न कोई कानून के तहत रिक्वायर है। आपका हक एहतजाज आर्टिकल 16 गवर्न करता है। ज्यादा से ज्यादा 128। ये आप इख्तियार साहब के सामने, इख्तियार साहब, ये वाकई में कोई एनओसी रिक्वायर्ड नहीं है, कोई इजाजत की इनको जरूरत नहीं है। अगर आपके पास हजारों नहीं लाखों लोग हैं। देखिए, मैं आपको क्या बता दूं, ये 10-10 हज़ार मतलब रजिस्ट्रेशन आप करते हैं 1 लाख लोगों की, दावा करते हैं ना कि 1 लाख लोग रजिस्टर हो गए और 10 लाख जो है तो पता नहीं होने लगे हैं। और आप कॉल या एक्सपेक्टेशन आपकी है कि 10,000 लोग इकट्ठे करते हैं अडियाला जेल के सामने। अव्वल तो 10,000 लोग भी नहीं आएंगे, लेकिन अगर आ गए तो मुझे जो इसके पीछे साजिश लगती है या इनकी मंशा लगती है, वो यही चाहते हैं कि शायद इमरान खान साहब को यहाँ से उठा के किसी बलूचिस्तान की किसी जेल में मुंतकिल कर दिया जाए, क्योंकि फिर तो सिक्योरिटी रीजंस बनेंगी, सिक्योरिटी हालात बनेंगे, तो फिर हुकूमत अपने मामलात देखेगी कि हमें क्या करना चाहिए। तो मुझे तो इसके पीछे यही इनकी सिर्फ मंशा लोगों को इकट्ठे अगर ये वहां पर कर लेंगे तो इससे हुकूमत आप प्रेशर्ड फील करेगी। आप बताइए, इनकी हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा में, बनू जेल टूटी थी, वहां से कैदी फरार हुए थे, आज तक वापस आए नहीं आए। तो व्हाट डू यू थिंक कि आप किसी जेल के सामने सेंसिटिव एरिया में हजारों लोगों को इकट्ठा करके आप व्हाट डू यू वांट टू प्रूव? ठीक है, ये अगर अडियाला जेल के बाहर नहीं इकट्ठे कर, क्योंकि आपको पता है कि जितने कुछ पिछले हफ्तों में नजर आ रही है जितनी तादाद, उससे हुकूमत तो बड़ी मुतमईन दिखाई देती, कंफर्टेबल है। लेकिन अगर ये 9 तारीख को जलसा करना चाहते हैं, वो इजाजत है इनको कि नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप कह दें कि ये लेकर आ जाए। जितने जलसे इन्होंने किए हैं, उसकी इजाजत इन्होंने ली है या नहीं ली है, ये भी रिकॉर्ड देख लें। और साथ में ये भी देख लें कौन सा जलसा ऐसा हुआ है जिसमें 10,000 लोग थे। मुझे आप खैबर, जहां पे इनको कोई रोकता नहीं है, टोकता नहीं है, सड़क इनकी है, मैदान इनके हैं। वज़ीर आला पंजाब को कि जी मुझे मीनार पाकिस्तान में करने दें, आपने भी बल्कि ऑफर किया था। छोड़ दे ये इन तिलों में कितना तेल है हमें पता है। खैबर पख्तूनख्वा में तो कर लेना पहले कोई जलसा जहां पे इनको डीसी नहीं रोकता, पुलिस नहीं रोकती, सड़क इनकी है, मैदान इनका है, ग्राउंड्स इनके हैं, वहां तो पहले कोई 10,000 का मजमा इकट्ठा कर लो। 28 से 29,000 बच्चे पाकिस्तान में डेली पैदा होते। अच्छा, आप अपनी बात करें, मैं एक जुमला, जिमनी इलेक्शन होता है, इनका अपोजिशन लीडर था उमर अयूब खान साहब, स्टे लेकर बैठे हुए थे अपनी सीट पर, स्टे विकेट हो गया, यूं फारिग हो गए, इलेक्शन हुआ और वो इलेक्शन ये हार गए। क्या पॉपुलैरिटी है, क्या क्रेडिबिलिटी है, वो चीजें हमें भी पता है। इस पे दाद दें और दुआ करें कि सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला थे। अच्छा, मैं आपको एक बात, वरना अगर अली अमीन खान वो थे तो ये बच जाती सीट, तो ये सीट मजाल है कि कोई ले जाता। अच्छा, देखिए, वरना ये पूछिए नहीं, वो आज भी कर लें। अपना मिनिस्टर साहब आप बताएं ना, देखें, आप हरिपुर के हवाले से ये एग्री करते हैं? हरिपुर जीते हुए आज भी सारे फॉर्म 45 उमर अयूब साहब के पास हैं, उनके साथ बैठ के ये मुनाजरा कर ले, ये साबित करें किस तरह से पीटीआई जीती है। जहाँ तक जिस तरह नहीं, लाइव आप ले सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं आएंगे? आप टाइम फिक्स करें, मैं उन्हें पाबंद करूंगा। न्याजी साहब, गिला आपके सपोर्टर वर्कर का भी यही है कि आपको जो मैंडेट वर्कर ने दिया, आवाम ने दिया, वोट जो मिले, वो सिक्योर नहीं कर सकी पीटीआई। देखें, वोट अब खाली पीटीआई ने नहीं सिक्योर करना था। देखें, अवाम का भी रोल है। देखें, फॉर्म 45 तो लोगों के पास मौजूद है ना, कुछ देखें अखलाकियात भी होते हैं। ईसीपी की वेबसाइट से उठा लें, कटे हुए सारे, 0 को 9 बनाया हुआ, 9 से पहले 1 लगाया हुआ, क्या सारों के पास नहीं है लिखाई? क्या इस पे कमीशन नहीं बनना चाहिए था? आज क्या उस वक्त देखें, अवाम अगर खड़ी हो जाती अपने मैंडेट को दिफा करने के लिए, इतना बड़ा डाका नहीं डलना था। चलें, वो स्टेज गुजर गया। ये आज पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं। देखें, पॉपुलैरिटी की बात कर रहे हैं ना, अवाम आज भी पीटीआई के साथ खड़ी है। ये छोड़ दें,
मंडी को को बाहर ये निकालने में पीटीआई की कोई कोताही है, leadership थोड़ा की? सा ये कहें चारों कैपिटल्स की इजाजत दे दें एट वन डे, चारों कैपिटल में पीटीआई आज भी इतनी ताकत रखती है, एट बैक वक्त चारों कैपिटल में पंजाब भरपूर तो मंजर-ए-आम जलसा से गायब ही है। गायब नहीं है। देखें पंजाब में जो हुआ है, देखें वो ढका छुपा नहीं है। पीटीआई के साथ जो हुआ, टीएलपी के साथ हुआ, बाकी सारे मामलात हुए, कुछ आप देखें नहीं, अवाम लेकिन को गुज़िश्ता के रोज़ साथ शेख आपने वकास किया अकरम क्या साहब है? मेरे प्रोग्राम में गए थे, 10,000 बंदा लेकर आना हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। नहीं तो 10,000 बंदा कितना बंदा होता है? देखिए अगर मैं एक हल्के का एमएनए बैठा हूँ, मेरे कितने पोलिंग स्टेशन थे? मेरे 369 पोलिंग स्टेशन थे। अगर मैंने इलेक्शन लड़ा है, ठीक है, तो सर उन पे लेकर आए? मैंने तो क्यों नहीं, बात है देखें अभी पहले वाले हमारे, मैं खुद बैठा हूँ, मेरे पे 18 इस वक्त दहशतगर्दी के पर्चे हैं। बात है कोई आप बताएं तो सही ना कि इनके किन दौर में किन के पास है। आज हमारे देखें अडयाला तो है ही है, कोट लखपत में हमारी लीडरशिप नहीं बैठी हुई, कितने पर्चे हैं, कितनी सजाएं, 70 साल सजाएं लेके बैठी है। ये तो अपनी चंद लोगों की सजाओं का रोते हैं ना, मवाजना तो करें ना, लोगों का बातें बताएं, लोगों के कारोबार, लोगों के जो घर उजड़े हैं। बात है ये अपनी ताकत कहीं और से ड्रॉ करते हैं। मसला ये है कि हम ताकत ड्रॉ जहाँ से करें अवाम, हम उनकी भी सेंसिटिविटी, उनके भी जो है ना प्रॉब्लम्स को साथ लेके चल रहे हैं। अगर हमें वो ना होता, देखें कौमी धारे से बाहर होते तो एक डिफरेंट बात वो होती। उस पर रिस्पॉन्ड करना देखिए, चाहेंगे। आप ताकत कहीं और से ड्रॉ कर रहे हैं। उमर साहब जो है ना, ये हर बंदा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलता है। इन्होंने जो 4.25 साल हुकूमत की है, जहाँ से इन्होंने ताकत ली थी, इनको लगता है कि शायद जितनी हुकूमतें आती हैं सब वहीं से ताकत लेती हैं। हम इससे पहले भी हुकूमत में रहे, हमने डिलीवर भी किया है। मुसीबत यह है कि आपने जो बातें की थी, जो आपने लोगों को मंशूर दिया था, आप उसका 1% भी डिलीवर नहीं कर सकते। एक बात मेरे ख्याल में नहीं कर रहे ये बात की। आपने इस बात का जवाब नहीं हाँ आप ये एग्जैक्टली ताकत कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? मैं यार अवाम, हम तो यही समझ थोड़ा सा आपको भी तंग कर लेना। नहीं, जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम ही, इसमें कोई शक नहीं। जिसका वी आर डेमोक्रेटिक पीपल एंड वी बिलीव इन इट। लेकिन मैं एक वो बात सरचश्मा किधर है? अब वो आप हैं, मैं हूँ, तो ये हैं, और ये हमारे साथ में जो सुन रहे हैं हमें लोग, ये सारे लोग, आप पब्लिक है, यही लोग डिसाइड करते हैं। क्या 2018 में पब्लिक ने डिसाइड नहीं किया था कि नवाज शरीफ वजीर आजम होगा? ये सही हुआ था, बट व्हाट हैपेंड विद नवाज शरीफ? क्या हुआ था? अभी उमर भाई कह रहे थे कुछ कि 2024 नो में। को, ये आप कह रही हैं, नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। 0 को 9 बना दिया गया। उमर साहब वैसे ये इलेक्शन के 1 को खराब 11 बना करने दिया। में, एक बात आपको अनफेयर होने में इनका भी बड़ा किरदार है। बहुत बड़ा किरदार। हाँ। मैं इनकी ये बात कर रहा हूँ, अलीना, जात की। इसमें कोई शक नहीं है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को ऑलमोस्ट हम बॉर्डर्स तक और बैरिक्स तक छोड़कर आ गए थे। इमरान खान साहब हाथ से पकड़कर उनको पार्लियामेंट के बीच में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया। और दूसरी बात ये भी प्रूव होती है कि पॉपुलिस्ट नारा आपको एक इलेक्शन तो जिता सकता है। पॉपुलिस्ट नारे पे आप लोगों को कुछ देर के लिए बेवकूफ़ तो बना सकते हैं, लेकिन आप डिलीवर नहीं कर सकते। आप लोगों को ऐसे चकाचौंध चीज़ें और मैनिफेस्टो देकर उनको गलत रास्ते पे डाल सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू रियलिटीज एंड परफॉर्मेंस इज जीरो। सर लेकिन इनको गए हुए 4 साल हो गए, ये उसी को वो अभी भी commemorate करते हुकूमत हुए- में है, 14 साल हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में 14 साल हुकूमत में खुश कडेम, जो कहते हैं ना 3.5। कल मेरे साथ शाहिद खटक साहब बैठे हुए थे मंसूर अली खान की शो पे, उसमें वो कहते हैं मेरे हल्के में 5 डैम बने हुए। मैंने कहा उन डैमों में अगर एक घूंट पानी है तो बता दो। और एक एक डैम पर 15-15 अरब रुपए लगे हैं, और उनको ये भी नहीं पता कि ये डैम नहीं है, ये वाटर रिजर्वायर है। उन डैम का इफ्तिताह करते वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को लाया गया और उसमें पानी छोड़ा गया कि वो पास हो जाए। तो परफॉर्मेंस तो आपकी नहीं है। अस्पताल आपके बंद पड़े हुए हैं। पेशावर से बाहर निकले तो जानवर और इंसान एक घाट पर पानी पीते हैं। फिर मैं शेर अफजल साहब आपसे आखिरी कमेंट, जो सोहेल आफरीदी साहब से मुताल्लिक गुज़िश्ता रोज़ हमारी प्रोग्राम में खुर्रम शहजाद साहब जो कि तर्जुमान है, मुशीर हैं वज़ीर ख़जाना के, वो कह रहे थे कि जी सारे प्रोविंसेस में बड़ी एक कोहिजन, बड़े ताउन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो लॉकडाउन की मूव हो, जो किफ़ायत शुआरी के हवाले से इकदाम हो रहे हैं। सोहेल आफरीदी साहब की गुफ्तगू सुने, जिस तरह आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उन्होंने, वो तो जाली हुकूमत है और बड़ा कोई लैश आउट कर रहे थे। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की दुनिया अलहदा होती है, अच्छा, ड्राइंग रूम की दुनिया बंद कमरों अलहदा। के फैसले अलग होते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ,
सुहेल अफरीदी साहब जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म साहब के पास मुलाकात के लिए गए तो वज़ीर आज़म साहब से कोई पूछ लें या उधर कुछ मोतबर जो मौजूद थे, इसहाक डार साहब, राना साहब, या उनसे पूछ लें कि उनको लाने वाले कौन थे, फिर दूसरी दफ़ा उनको लाने वाले कौन थे, फिर तीसरी दफ़ा लाने वाले कौन थे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बात हो रही है ना, भूल जाएं जी। कौन लाए थे? गुलाम नबी और सैयद रसूल लाए थे उनको। कलीमुल्लाह और समीउल्लाह। राइट, थैंक यू सो मच बैरिस्टर नियाजी साहब, शेर अफजल साहब, अख्तियार साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। इसी के साथ ही बढ़ते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। हमें ज्वाइन करें सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब और पैनल में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आमिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, गुज़िश्ता रात जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट, उनका जो खिताब था जिसमें वो कहते हैं यूएस विल स्ट्राइक ईरान एक्सट्रीमली हार्ड ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स, और अगले 2 से 3 हफ्ते तक अगर ये जंग मजीद जारी रहेगी, जिसके हवाले से आज इजलास भी जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जिस इजलास से खिताब कर रहे थे, जो इकदामात की बात की जा रही है और जो कुछ बाज़गश्त है, 100 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की जो बात की जा रही है, सबसे पहले तो आमिर साहब ये खबर दे दें आप, क्या ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि बाकायदा IMF का एक प्रेशर हुकूमत पे ज़रूर मौजूद है। देखें, बात यह है कि IMF तो अपने पैसे की वापसी चाहती है, सिस्टम में ठीक चाहती है। 129 अरब रुपए तो लोगों को रिलीफ दिया 55 रुपए का बढ़ा के। अच्छा, ये 100 रुपए पहले भी बढ़ा देते तब भी लोगों ने इस तरह गुस्से होना है, और कल बढ़ा देंगे तो तब भी इतने गुस्से होना है। लेकिन आपको और हमें ये पता है कि ये कोई गवर्नमेंट किसी फजूल अयाशी की वजह से तो नहीं कर रही ना, ये लोगों को रिलीफ देने में है। पाकिस्तान की मेरी तो खबर ये है कि ओवर द वीकेंड यहाँ पे एक बड़ी मीटिंग इस्लामाबाद में होने जा रही है, जो हमारी इतलात हैं कि तैयारियां हैं, जिसमें अमेरिका, तेहरान और सब लोग मौजूद होंगे और एक मुआहदे की तवक्को रखते हैं। क्योंकि देखें ना, यूक्रेन पे बहुत सदर ट्रंप ने कोशिश की थी लेकिन नहीं हो सका सीज फायर, और मामला तय करने के बाद वो अड़ गए। लेकिन पाकिस्तान के पेपर्स एक्सचेंज हो चुके हुए हैं, जो चाइना के एतमाद के साथ हैं। जो 3 ममालिक इकट्ठे हुए थे इस्लामाबाद में 29 को, उनके एतमाद के साथ ईरान और वाशिंगटन, यानी तेहरान और वाशिंगटन दोनों को दिए जा चुके हैं, और उसी की बुनियाद पे वो डील की बात भी करते हैं, प्रेशर डालते हैं। तो जवाबन कोई तेहरान की तरफ से कोई कमी तो नहीं होती, मतलब इनका पासदारान इनकलाब के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से, सदर की तरफ से जवाब दोनों तरफ से है, लेकिन बातचीत अभी तक टूटी नहीं है। तो हौसले की बात सिर्फ यही है कि अल्लाह करे कि जो भी हो वो जल्द अज जल्द बेहतर हो जाए और रास्ते भी खुल जाएं, ना ईरान को सुबकी उठानी पड़े। क्योंकि हमारे नजदीक तो ये है ना कि हमारा मुसलमान ब्रदर मुल्क है, बिल्कुल, और उस पर इसराइल और अमेरिका ने जारियत किया है। बुनियादी बात तो वहां से शुरू हुई है ना। अब वो जो जवाब दे रहे हैं तो जाहिर है वो भी हमारे मुसलमान ममालिक हैं, अरब ममालिक। पाकिस्तान तो उस टाइट रोप पे चल रहा है ना कि जिसमें सबको साथ लेके कि ये इसराइल का एजेंडा पूरा ना हो जाए कि अरब और अजम लड़ पड़े आपस में। उनकी एक हिस्ट्री भी है, सबकी अपनी अपनी जगह पे है। अब उसके अंदर UAE थोड़ा सा आगे एडवांस हो रहा है, वो इसराइल और अमेरिका की जुबान बोल रहा है एक किस्म की, कि वो प्रेशर डाल रहा है, दोनों प्रेशर डाल रहे हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो क्यादत है वो क्या करे? एक तरफ तो हम सिफारती मार्ग पे चौमुखी लड़ रहे हैं, इधर यहाँ पे ये है कि जी अगर अपोजिशन को छोड़ दे, मैं तो अपोजिशन की बात नहीं करता क्योंकि वो तो अब लोगों की बात करती नहीं है, तो भाई उनको अपने लीडर की बात वो लोगों को निकालने की बात हो रही है। 10,000 बंदा जो है वो अगले वो भी नहीं कर रहे, ढंग से वो भी नहीं कर रहे, लेकिन अपोजिशन भी ठीक नहीं कर रहे। तो अगर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई प्रेशर है तो वो अपनी पार्टी का और एक खुद इंसान के अंदर भी होती है कि आखिर ये लोग देंगे कैसे। आप देख रही होंगी वजारत इत्तलात ने एक पूरी कैंपेन भी शुरू कर दी हुई है कि आप मिलके चलें और पेट्रोल गाड़ियां शेयर करें। आज भी जिस तरह से कहा जा रहा है कि अशराफिया को इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना होगा। न्याजी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। न्याजी साहब, अभी गुफ्तगू हो रही थी कि अमरीकी सदर का जो हालिया खिताब है और जंग बंदी की तरफ अभी मामला अगर नहीं जाते अगले 2 से 3 हफ्ते तक, वो कह रहे हैं कि एक्सट्रीमली एक हार्ड जो है एक रिस्पॉन्स अमेरिका का होगा ईरान के लिए। ऐसे में इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और पाकिस्तान ऑलरेडी बहुत फॉल आउट उसका देख रहा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने की बात हो रही है, मजीद 100 रुपये फी लीटर उसमें इजाफा होगा। अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं अशराफिया को हिसारों कुर्बानी का मुजाहरा करना होगा, लेकिन अशराफिया के बजाय जो कुर्बानी का मुजाहरा है वो मुसलसल अवाम से ही वो तवक्को भी की जा रही है और अवाम ही वो कुर्बानी दे रही है। पहली बात तो यह है कि मेरे तो नहीं ख्याल किसी को एक्सपेक्टेशन थी कि ये हुकूमत आएगी वो रिलीफ देगी, क्योंकि ये तो जिन क्राइसिस में हुकूमत आई है और जो जिन क्राइसिस न बर्दाश्त मार रहे हैं वो तो शुरू से बेचारे खुद ही कहते रहे कि हम इनकी बहुत बड़ी एक सियासी कास्ट अदा कर रहे हैं, और कर दी उन्होंने।
कि आज उनकी सियासी जो पोजीशन है पब्लिक के अंदर वो बिल्कुल नापैद है। लेकिन ये बात इतनी इंपॉर्टेंट है ही नहीं मैंने देखी। ये तो 100 रुपए की आप बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि मेरा जो कॉलम लिखा है या वीलॉग या 28 फरवरी से पहले, इवन जब 14 जनवरी को जब ये अटैक करने लगे थे इसी साल 2026 में, तब भी मैंने कहा था कि एक दफ़ा कर दिया इन्होंने ईरान पे अटैक, और फिर आप देखेंगे कि पेट्रोल एक मौका आएगा कि सूंघने को नहीं मिलेगा। आज उम्मीद थी कि सैनिटी विल शैल प्रिवेल और वो उनको कोई ना कोई जो है मामले को ढीला करेंगे, लेकिन जो उन्होंने ऐलान कर दिया उसके बाद तो अब मेरा नहीं ख्याल ये कोई चीज़ किसी के कंट्रोल में है। ये तो ऑटो पायलट पे है, या एक ऐसे चीज़ है कि जो बिल्कुल अब पहाड़ी के नीचे आप किसी चीज़ को फुल रेस दे के छोड़ दें, ये हाल होगा। ये तो मेरा ख्याल है 2 दिन की बॉम्बिंग के बाद आप कह रहे हैं जी 100 रुपये। मैं तो कहता हूँ आप ये कहें कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैं तो यहाँ पे लोगों को कह दिया कि भाई ये आपको LPG वाले जो लोग हैं वो जो हमारे ऐसे वो बिजली वाले हैं ये सारे फारिग हैं। ये तो इतना दुनिया जैसे जा रही है, पाकिस्तान तो कोलेटरल में आ रहा है। ये जितनी जो सूरत हाल है, देखिए क्राइसिस ये है कि ईरान जो है उसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड है। अगर ईरान का ये कुछ बिगाड़ सकते ना बीबी, तो ये 4 हफ्ते जो थे वो मुल्क जो के पूरी दुनिया को, खित्ता अर्जी को 10 दफा पूरी उसको समुंदर के अंदर गर्क कर सकता है। अमेरिका उसका इतना आतिशी मादा है, इतना अच्छी मवाद है, इतना असला है, इतना गोला बारूद है कि वो 10 कर सकता है। और ईरान क्या है खित्ता अर्जी का 1.1% जमीन है। ईरान ने ये तो है हरमस का दिखाया ना, अगला है बाबल मंदीप, बहरे अहमर, रेड सी, उन्हें वो बंद कर देनी है। वो हूतियों के पास, हूतियों ने 4-5 दिन पहले अपना अंगड़ाई ली, 2 दिन मुसलसल मिसाइल हमारे बताया मौजूद है। हिजबुल्लाह के साथ वो फौज लड़ती है तो आर्मी चीफ कहता है, IDF का जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस चीफ हैं, वो जो अयाल जमीर जनरल, वो कहते हैं हम लड़ ही नहीं सकते, हम जो अंडरस्टाफ्ड है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। वो अंदर अजीबो खबरियों पहले तो बदले कि ये तो एक ढोंग था, इसराइल का तो एक ढोंग था कि ये फौज है उधर आयरन डोम है। तो मेरा अपना ख्याल है कि जी ट्रंप ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, क्योंकि अहमक आदमी है और उसे पता ही नहीं है कि जब वो फंस गया था तो 2 मार्च को उसको रियलाइज कर लेना चाहिए था कि इससे निकलने का तरीका निकाले। अब उनको एग्जिट स्ट्रेटजी, जो कलर जो फैम चाहिए तो वो खत्म है जी, फारिग है जी, फारिग है। अब उनको आमिर इलियास राना साहब साथ बोलना चाहता है। जी आमिर राना साहब, अब उनको डोनाल्ड ट्रंप को एग्जिट स्ट्रैटेजी क्योंकि नहीं मिल रही है और वो अमेरिका को जिस तरह से एक एंटरप्राइज की तरह चला रहे हैं बहरहाल, और आपने जिस तरह से अभी आप बात भी कर रहे थे कि ईरान को वो जो गारंटी अब दरकार है कि दोबारा, चूंकि वो पे दर पे उनको सेटबैक का सामना करना पड़ा है, मुज़ाकराती अमल के दौरान जो है वो 2 दफ़ा उनके ऊपर हमला किया गया और अब उनको गारंटी चाहिए कि दोबारा हमला ना किया जाए। और ईरान जो है ऑलरेडी उनकी तरफ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो अगले 6 माह के लिए भी तैयार है कि अगर ये जंग जो है वो जारी रहेगी। जज्बाती गुफ्तगू करना और बात है, मुल्क को बचना और चलाना और बात है। मैंने तो आपसे पहले भी कहा था कि ओवर द वीकेंड मेरे हिसाब किताब में अगर कुछ अब फौरन होना है तो वो इस्लामाबाद में मीटिंग हो जाएगी और मामला ठीक बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसके अलावा तो कुछ नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान ने बटन तो नहीं दबाना, पाकिस्तान ने बटन जो दबाए वो इंडिया की तरफ दबाए और उनकी तसल्ली 4 घंटे में कर दी। इसीलिए इसराइल को यहाँ पे जरूरत नहीं हो रही। हमने अफगानिस्तान में किया है ना, सारे चुप होकर बैठ गए हैं। ये सारे प्रॉक्सियां लेके आए थे कि इधर ईरान को दबाएंगे, वो जैसे पहले मई की जंग में था कि जी इधर ये फितरतुल खवारिज, फितरतुल हिंदुस्तान, ये सारे चल पड़ेंगे, उधर इंडिया चल पड़ेगा। ये तो बैठ के वही थी कि हम तो जिम खाने में बैठ के नाश्ता करेंगे। लाहौर में जो 65 की जंग में कहानी थी, ये तो अब भी ईरान और पाकिस्तान के खिलाफ साजिश तो वही मौजूद है आज भी, जो इसराइल कर रहा है, जो इंडिया कर रहा है, और उसमें अफगानिस्तान मुकम्मल तौर पे मौजूद है। दुरुस्त। ऐसे में मेरे ख्याल में बेस्ट पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी चल रही है। मुल्क के अंदर अनरेस्ट रोकने के लिए जो कुछ किया जा सकता है, मैं इसमें फुल मार्क्स दूंगा
नवाज शरीफ को, इनके साथ सारे काम करने वालों को, कि जो आप रिलीफ दे सकते हैं क्या करें रिलीफ में। दुनिया में लाइनें लगी हुई हैं एलपीजी, आपको पता है, जो न्याजी साहब का नाम लूंगा, मुझे ये पता लगा है बहुत सारी इंडस्ट्री जो सिर्फ एलपीजी पे चलती थी वो ऑफ कर दी गई है, क्योंकि जितनी महंगी होने जा रही है मार्केट में कोई खरीदार ही नहीं होगा 176 के करीब एलपीजी के ऊपर पावर लूम्स। बिल्कुल नहीं, मैं उसकी प्राइस की बात नहीं कर रहा, वो जो बना रहे हैं वो किसको बेचेंगे उस प्राइसेस में, तो बेहतर है कि बंद कर दें। तो हमें और आप सबको लोगों को समझाना चाहिए कि नंबर 1 ये जो किफायत शारी की मुहिम है ये सिर्फ गवर्नमेंट ने नहीं चलानी, ये हमें सबको चलानी है, और हमें सबको और सारे सूबों को इस पे ताउन करना चाहिए। आमिर साहब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी और फिर मैं न्याजी साहब की तरफ जाऊंगी, बिकॉज आई एम टोल्ड दैट यू आल्सो हैव टू गो, बट ये जो तमाम प्रोविंसेस को ताउन करना है, आज वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब कह रहे थे जाली हुकूमत है, उनके ड्यूज जो हैं वो नहीं दिए गए, वो अब जलसा अनाउंस कर रहे हैं 9 अप्रैल को, वो कह रहे हैं जहां इजाजत नहीं मिलेगी वहीं पर जलसा होगा। इमरान खान ने 25 मई 2022 को किया था, गुड टू सी यू, इस्लामिक टच दे के गायब हो गए, यही कुछ था। ये भी आ जाए, ये को पहली दफा नहीं आने लगे, ये चीफ मिनिस्टर कहते थे मैं उठूंगा ही नहीं, रात को भाग लिए वहां से उठ के अडियाला से और सीधे सुप्रीम कोर्ट का बहाना लगाया। 9 तारीख को भी आप देख लेंगे, अलीमा खान ने कहा उससे पहले 7 तारीख को भी वहां ले आओ, 10,000 को बंदा वहां ले आओ, वहां पे ले आओ। ओ भाई, यहाँ से पिंडी के लोग नहीं आते, तो एक केपी से वैगन भर के लाते हैं एक दफा, एक मंगल पंजाब पे। आमिर साहब, आपको क्या लगता है ये डेस्परेशन कॉल है? ये लोगों को धोखा दे रहे हैं अपने, और वहां पे कमेंट करके आए हैं कि ये सब्सिडी में, ये जो अभी पेट्रोल के ऊपर अनाउंस शायद कल हो जाएगी, मोटरसाइकिल वगैरह रक्शे वगैरह के लिए सूबे अपने अपने पूल से हिस्सा देंगे, फेडरल गवर्नमेंट काट लेगी उसका, क्योंकि इनको बताया गया है कि ये कोई सिर्फ इस्लामाबाद को तो सब्सिडी नहीं ना दे रहे, चारों सूबों आजाद कश्मीर एजेके में मिलेगी ना, जो बढ़ेगा वो भी पे करेंगे, और जिनको नहीं मिलेगा उसको सूबे बर्दाश्त करेंगे। मेरे ख्याल में एग्री कर गए हैं सारे के सारे, बाकी तकरीर सब कर लिए सोहेल आफरीदी साहब ने। थैंक यू। वफाकी हुकूमत तो तारीफ भी गई थी, बट थैंक यू सो मच आमिर इलियास राना साहब। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, यही बात मैं आपकी तरफ लेकर आना चाहूँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो और क़यादत की तरफ से जलसे की कॉल नहीं दी जा रही, या अडियाला जेल के बाहर जो 10,000 बंदा इकट्ठे करने की बात है, वो अलीमा खान साहिबा, इमरान खान साहब की फैमिली की तरफ से ये कॉल दी जा रही है। आप इसको कैसे न्याजी साहब डिकोड करेंगे? क़यादत क्या मोबिलाइज करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है, जिसके बाद फैमिली को स्टेप इन करके ये कॉल देनी पड़ रही है, और बाकायदा नंबर्स के साथ एक टारगेट देकर क्या टेस्ट किया जा रहा है क़यादत को? 200-300 साल बाद इस तरह का क्राइसिस दुनिया देखती है। तो मैं हकीकत है जब रोजाना 2-3 प्रोग्राम कर रहा हूँ, और रिक्वेस्ट ये होती है कि यार इस प्रोग्राम को आपके दुनिया जो कि सुनना चाहती है। मेरा बेटा 10 साल के लिए अंदर है, आज मैं उससे मिलने गया हूँ, तो मुझे पहला सवाल ही उससे ये किया कि अब्बा जल्दी से मुझे बताएं, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है आधा घंटा, ईरान का क्या बन रहा है, मुझे जल्दी से अपडेट करें। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम इससे अंदाज़ा लगाओ कि ईरान में लोग कितने इन्वॉल्व हैं कि तुम अफेक्टिव हो, अपना मसला भूला हुआ है और तुम्हें ईरान याद है। तो इसलिए ये उनको भी पता होना चाहिए कि जो 10,000 की कॉल दे रहे हैं, यानी कि ये मौके महल नहीं है। इस वक्त लोगों का ज़हनी तौर पर मस्जिदों में जाओ, शादियों में जाओ, जहाँ पे हर किस्म का क्राउड मिलता है, तो ईरान के अलावा कोई पाकिस्तान का बंदा अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, कोई बात करता नहीं है। देखिए क्राइसिस ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है कि ये जो बात है हम ये कर रहे हैं ना, ये नहीं है कि वो महंगी हो रही है। बात समझने की कोशिश करें कि इन चीज़ों को पेट्रोल जो है सूंघने के लिए नहीं मिलना। और दूसरी बात यह है कि उसे कल जैसी बम मारने है ना, ये नहीं होता कि 2 दिन बम मारेगा तो ये सारी चीज कंट्रोल से बाहर निकल जानी है। वो क्यों चाहता है? इस पे सोचें कि आखिर क्या है कि जो बंदा 36 दिन कुछ नहीं कर सका, वो आज सुबह वहाँ के कल रात को मंडे नाइट को अमेरिका में बैठ के कह रहा है कि मैं अगले 2-3 हफ्ते जो है, यानी कि ही इज नॉट श्योर कि 2 हफ्ते में ये खत्म होगा 3 हफ्ते में। अब उसका दिल तो कह रहा होगा कि 2 हफ्ते में। उसका ये होगा नेतन्याहू जैसा जो क्रिमिनल माइंडसेट है, सारे दोनों जो है एक शातराना मुजरमाना जहन है दोनों का, इन्होंने सोचा कि ये 2 हफ्ते में कम से कम अगर कुछ नहीं होता तो ईरान को इतना मारें, ढेर बना दें। अब आप देखें जब ईरान पे ढेर बनाएंगे तो उसके बाद भी वेपन कौन कौन सा निकलता है और इनका अपना हशर क्या होता है। पहले उसे सारे इनके अड्डे भी ईरान कर दिए हैं। ये छोटी बात है कि आपके 13 अड्डे, वो अड्डे जो अमेरिका ने 800 अड्डों का जाल बिछाया था। दुनिया में आज तक किसी मुल्क ने नहीं किया कि पूरी दुनिया के अंदर 800 उनके जो फौजी अड्डे हैं वो आज बोझ हैं, क्योंकि हर अड्डे की मिडिल ईस्ट में आप देखा सारे अड्डे लेके भाग गए। आज की जो खबर है कि जहां पायलट्स और आबादियों में शिफ्ट कर दिया उन्होंने, दोहा के अंदर भी, बहरीन के अंदर भी, रियाद में चले गए, दुबई के अंदर आबादियों के अंदर लोग इनके चले गए अमेरिकन।
उनके पास इतनी इन्फॉर्मेशन थी इस दफा ईरानियों के पास भी कि और जगबंदी कहाँ से थी या नहीं थी, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी मुहद्दब अच्छा के नीचे है। इंडिया का एक जर्नैल था, 4 दिन की हमारी जो थी ऑपरेशन सदूर कह लें या बुनियान मरसूस कह लें, तो उसको क्या बता लें, उसके अंदर भी उसने कहा, जनरल राजी पता नहीं क्या नाम भूल रहा हूँ मैं, लेफ्टिनेंट जनरल जो कि उनका ऑपरेशन का था, डीजी ऑपरेशन था, उसने कहा जी हम जब पूरे सारे हमारे सब कुछ हमारे साथ उनकी मुहद्दब पे असर उनके मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे आ गए आधे घंटे के बाद ही, तो हम कैसे लड़ सकते थे? एग्जैक्टली ये हुआ है। जिस पैटर्न के ऊपर इंडिया को फेंटा पड़ा है, उसी पैटर्न के ऊपर इस वक्त ईरान जो है उस सुपर को पावर को मार रहा है, जो कि तारीख में इससे बड़ी ताकत जो है वजूद में नहीं आई थी। मुस्तकबिल में आ जाए मुझे नहीं पता, उस सुपर पावर को फेंटा दे रहा है। और वो मिलता है, वो हैरान है कि यार हम इसे सुलह करना चाहते हैं और सुलह नहीं करना चाहते। मैं अगर ईरान की जगह हूं, मैं बार बार कह दूं, पिछले 2-3 हफ्तों से कह रहा था, मेरे पास अगर ये कार्ड दो, मेरे हाथ में ये पत्ते हों जो कि सो ईरान का है कि हुर्मस का, बाब अल मंदीब का, मैं तो कभी सुलह ना करूं। ईरान कोई बंदूकी लड़ाई लड़ा है? ईरान पहले दिन से मईशत की लड़ाई लड़ा है, उसे मईशत को कंट्रोल किया। ये कितनी स्ट्रेटजी थी कि लोग समझ रहे थे कि भाई यार अब हमारे जैसे जज्बाती यार 2-4 बम मारे इजराइल को, 2-4 और मारे, उसे वहां नहीं किया कि कोई मौका नहीं दिया। मैयट जितना उन्होंने किया उतना नाप तोल के शारी निजाम के ऊपर जाके वो जवाब दे दिया, बिल्कुल। लेकिन मईशत जो है वो उसकी कंट्रोल कर रहा है। आज वो चाहे मतलब जैसे अब 2 दिन बॉम्बिंग होगी तो पेट्रोल प्रति 200 पे चला जाए, मिले नहीं। फिर बाब अल मंदीब अगर बंद कर दिया, रेड सी का जो बहर अहमद का जो है जो स्टेट ऑफ मंदीब वो बंद कर दी, फिर क्या करेंगे? तो इस वक्त भी बड़े, मैं तो समझता हूँ जी कि दुनिया जो है एक बहुत बड़े एक क्राइसिस में जा रही है, और उसके बाद किस शेप में आएगी ये मुझे लिखा लें। और जो यस्टरडे की दुनिया थी वो टुमारो की दुनिया नहीं है। टुमारो इज गोइंग टू बी अनदर वर्ल्ड। जो यस्टरडे थी दुनिया का हमारे सामने थी, दैट वाज ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्ल्ड। सो इट विल बी अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑर्डर। बट न्याजी साहब, आपको यानी कि ये जंग अगले 2 से 3 हफ्ते तक प्रोलॉन्ग होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि आमिर इलियास राणा साहब अभी शो पे हमारे कह रहे हैं कि वीकेंड तक उनको कोई डेवलपमेंट दिखाई दे रही है। जंग बंदी के हवाले से कोई सरप्राइज आप नहीं देख रहे? मैं सुन रहा था जी, आज वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लेते, उसने कहा हमने तो किसी से नाम मुज़ाकरात किए नहीं, हमें कुछ दोस्त मुहालिका खित्ते के वो पैगाम रसानी कर रहे हैं, उनको हमने कह दिया कि मुज़ाकरात शुरू करने से पहले मुस्तकिल जंग बंदी होनी चाहिए। मुज़ाकरात के लिए शुरू करने से पहले, यानी कि उसके लिए माहौल बनाने के लिए कंप्लीट सीज फायर और गारंटी के साथ होनी चाहिए। और उसके बाद यानी कि वो उस पर जंग बंदी के ऊपर तो मुज़ाकरात ही नहीं करना चाहते ईरान। उन्हें कहा पहले बंद करके फिर हमारी तरफ आओ। और दूसरी बात यह जी कि इनको पता है कि अगर तो 4 हफ्ते के अंदर ट्रंप 36 दिन में हल कर लेता मसला, आप लोग उन्होंने बहुत मुझसे ज़्यादा फॉलो किया होगा। मेरा तो खैर पैशन है, मैं तो सारे काम छोड़े हुए हैं, मेरी तो कई वजूहत है। 2 मार्च को ट्रंप के स्टेटमेंट देख लें, फिर 6 मार्च को देख लें। अब आओ बंदीप खोलो। मैं जब भी नीचे बैठता था शो पे रात को, मैं कहता था ट्रंप साहब मुझे आपसे पूछना है, स्टेट ऑफ हॉर्मस खुल गई है, आप नए हॉर्मस के अंदर जो है ट्रैफिक चल पड़ी है, आप बताएं। रोजाना कहता था, फिर 48 घंटे का, फिर 5 दिन का, फिर 10 दिन का। अब वो चाहते हैं मुझे कोई बाइज्जत एक्सेप्ट दे, लेकिन इजराइल चाहते हैं कि नहीं, ईरान को किसी तरीके डिवास्टेट करे। इजराइल को पता ही नहीं है कि ये जंग पाकिस्तान ईरान से नहीं लड़ी जा रही, ईरान से सिर्फ मिसाइल निकलता है। ईरान से जो सैटेलाइट्स जो उस मिसाइल को कंट्रोल कर रहे हैं वो कहीं और है। ये वही हैं जो पाकिस्तान के मिसाइल कंट्रोल कर रहे थे, जो इंडियन अब कहते हैं सारे के सारे उनके बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कि हम पाकिस्तान के साथ लड़ सकते हैं, हम जो है चीन के साथ नहीं लड़ सकते। यही बात पिछली सदी के अंदर जब अमेरिका के जो टैक्टिक्स थे, अमेरिका भी 20वीं सदी की लड़ाई लड़ रहा है, चीन इसको 21वीं सदी में। आप देखा कि कोई जरूरत है ईरान को एयरफोर्स की या नेवी की? नेवी उसके पास है ही नहीं। उसके पास ये पुलिसिंग बोट्स हैं शिगरी, उसके पास ये पुलिसिंग बोट है जो वो उसको चलाता रहता है, उसी हमला करता रहता है।
तो अलीना बात यह है कि ये और एयरफोर्स में उसने कभी पता ही नहीं है कि उसे जहाज उसके पास है ही नहीं ऐसी को उड़ाए। हमने एयरफोर्स तबाह कर दी, हमने फलां कर दी। वो उसने का निज़ाम है, उन्हें पूरा निज़ाम उनका। वो सारी दुनिया जब कह रही कि 20 साल से 30 साल से तैयारी तो क्या थी। जब आपके अलकाज़म ब्रिगेड 7 अक्टूबर को जाता है, उसको टनल में चला जाता है, इसराइल को टनल नहीं मिलती, समुद्र का पानी छोड़ता है, फिर नहीं पता चलता कि टनल भर जाए तो वो निकल जाए। ईरान जिसकी अल्लाह ने उसको ऐसी ट्रेन दी है, अमेजिंग। वो ऐसा है कि एक पहाड़ के नीचे घुस जाओ, दूसरे से निकलो तो आप पता नहीं जमीन के अंदर कुछ 4 किलोमीटर अंदर फिर रहे होते हो। ऐसा ही है। तो ये उसका सारा निजाम, फैक्ट्री है उसके अंदर लगी हुई है, हर्मस है, 200 फीट का शैलो वाटर है, नीचे उसके हार्ड रॉक्स का बेड है, अंदर उसके नीचे पूरी दुनिया फंसाई हुई है। बिल्कुल। और ऐसे उड़ा के कि जिसको चाहेगा। राइट। और जिस तरह से न्याजी साहब उन्होंने गुज़िश्ता रोज जी नहीं, एक बात करें आप बात प्लीज। नहीं, मैं वही कहना चाही थी कि गुज़िश्ता रोज़ जो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान साहब की जानिब से जो अमरीकी अवाम के नाम एक खुला ख़त, जो ओपन लेटर भी लिखा गया है, उसमें भी उन्होंने यही जिक्र किया ईरान के कल्चर, उसकी सिविलाइजेशन, उसकी जो सेंचुरीज पर मुहित, और जिस तरह से बताया गया उन्होंने अपने ओपन लेटर में कि कभी भी ईरान ने जंग जो है वो इनिशिएट नहीं की, लेकिन हमेशा एक राइट ज़रूर रखा है अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि अगर उस पर जंग मुसल्लत की जाएगी। और उसी रिस्पॉन्स में जो उस अग्रेशन का सामना ईरान ने किया है, उसी के रिस्पॉन्स में उसने अपने आप को डिफेंड किया। नहीं, बड़ी कैलकुलेटेड बात करते हैं। अब देखो उसे कैसे किया है कि उसे जो जैसे ऐसे स्पीच की फौरन से एक लेटर रिलीज कर दिया और उसने कहा कि सारा बताया कि देखो हमने तुम्हारे साथ क्या किया। आज वही फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है 2015 में तुमने हमारे साथ एक पूरा माहिदा किया और हमने सब कुछ तुम्हें दे दिया, ये ले लो, ये लो, ले लो, फिर जाके तुम साइड किया। उस पर भी पूरे नहीं उतरे, अभी पूरा माहिदे पे इम्प्लीमेंट नहीं हुए कि ये आ गया, इसकी हुकूमत आ गई, इसने आके माहिदा कैंसिल कर दिया। 2 दफा हम तुम्हारे बात कर रहे हैं, पता चलता हमारे मुल्क में बमबारी हो गई है। तो तुम्हारा क्या, तुम्हारे साथ अब दुनिया में जो बंदा बात करेगा वो कोई अहमक ही होगा। ये ईरानी क़यादत कह रही है। फिर अमेरिकी कौम को कहा, मैं खुद देखो अब ठीक है 1 वर्षा पहले गुजरा है, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि मैं जिस अमेरिका में पढ़ के आया हूँ, जहाँ मैं ज़िंदगी गुजार के आया हूँ, वो लोग वहाँ पे ऐसे करेक्टर जो है वो तो सांस ही नहीं ले सकते, और ये बंदा हुकूमत कर रहा है। इस तरह के झूठे मैं उसके आप यकीन जानो कि जिन बंदों को तजर्बा है आज से 40-45 साल पहले अमेरिका का, मैं तो खैर अभी तक काफ़ी अर्सा जाता रहा हूँ 5-10-15 साल पहले तक, यकीन जानो कि मैं हैरान होता हूँ कि इसके पास ऐसे करेक्टर की गुंजाइश नहीं। मतलब वो मुल्क इतना रोटन हो गया है पिछले 20 सालों के अंदर कि ट्रम्प जैसे बंदे जो है वो बिल्कुल फील एट होम कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। सारी दुनिया वहां के प्रोफेसर हैं, दानिश्वर हैं, एक बंदा करे। और चौथे 5वें दिन अमेरिका के अंदर कॉन्सेंसस था कि बंदा जंग हार गया है। कोई ऐसी जंग भी है अमेरिका में, जब आप जंग शुरू करते हैं और जो आज तक हुई हैं, इराक की, अफगानिस्तान की, वियतनाम, यकीनन 90% सपोर्ट मिल जाती है शुरू में, बाद में होता है जी कि यार ना करो। और अभी आपने देखा होगा न्याजी साहब, गुज़िश्ता वीकेंड पे जिस तरह से लाखों अफराद अमेरिका में सड़कों पे 3000 के करीब सिटीज में उनके सड़कों पर निकले डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, जो एक वो नो किंग्स रैली, 80 लाख बंदा निकल आया और फिर पूरी दुनिया में निकल आया। बिल्कुल। मैं हकीकत बताऊं अलीना, जब मैं था ना, आप ये इसराइल नाम ले ही नहीं सकते थे। आपको आफिया सदीकी की तरह 86 साल जेल में डाल देते, राइट, जो है वो एंटीसेमेटिक होने के ऊपर। अब वो है मुल्क जहां पे इनको वो गाली पाड़ी है सड़कों के ऊपर ज़ायनिस्ट को, और जो इनके खिलाफ हो रही है। पहले जब शुरू में निकले थे जुलूस गजा के ऊपर, आपको पता है कि बेचारों को यूनिवर्सिटियों से निकाल दिया था बच्चों को जी, और अरेस्ट कर लिया था, और वो किर्क को जो है कत्ल कर दिया था। ये भी कोई बात है 7-8 महीने 9 महीने पहले की बात है। अब बताएं ये जो नवंबर के अंदर इलेक्शन आ रहे हैं, मैं यही कहने वाली थी, आप देखेंगे कि एंटी इजराइल इलेक्शन, इसको पहली दफा इजराइल के खिलाफ लोग जीतेंगे। ये कभी सोचा था आपने? मुझे अनवर सादात का एक फिक्रा याद आता है, जो ये इंडियन कहते हैं तो आप अमेरिका या वो भी कहेंगे कि हम इजराइल के साथ वो लड़ सकते थे 73 की वॉर के बाद, लेकिन अमेरिका के साथ नहीं लड़ सकते। जाहिर उस वक्त
असलूब जंग के फर्क थे 20वीं सदी के अमेरिका उसमें चैंपियन था उन असलूब में, वो बड़ी बहुत माइट थी, और उसके बाद बड़े फैट बॉय, लिटिल बॉय, क्या एटम बम्बू के नाम देखो रखे हुए थे उन्हें ऐसे। तो कह रहे मेरा ख्याल है कि इस वक्त हम बड़े अनफॉर्चुनेट दौर में आए हैं। आप जैसे जो यंगस्टर्स हैं उनको मुझे तरस आता है कि किस दुनिया में आप लोग जो है बड़े हो रहे हो और देख रहे हो, क्योंकि ये कोई ऐसी क्योटिक दुनिया है कि मुझे तो खुदा ना खासा बढ़ जाए, मतलब ये अब सामने नजर आती है तो बंदे को खाना ना शुरू करते हैं। सो अनफॉर्चुनेट टाइम्स है, आपने जिस तरह से कहा अनफॉर्चुनेट दौर से गुजर रहे हैं न्याजी साहब, और उम्मीद और दुआ ये की जाती है कि हालात बेहतरी की तरफ जाएं, जंगबंदी की तरफ सूरत हाल जरूर जाए, और पाकिस्तान ऐसे में बड़ा एक भरपूर किरदार अदा कर रहा है, इस दुनिया भर में एक अमन के क़याम के हवाले से एडवोकेसी कर रहा है, और ना सिर्फ वो बल्कि एक अहम किरदार अदा कर रहा है। थैंक यू सो मच न्याजी साहब, वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू जॉइनिंग अस सर। सीनियर तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने जिस तरह से कहा कि हालात अब जिस जानिब बढ़ रहे हैं, इसमें पेट्रोल की कीमतें ना सिर्फ उसमें इजाफा बल्कि पेट्रोल की किल्लत का भी जो है वो शदीद हद तक सामना करना पड़ सकता है। और आज जो उन्होंने रिले किया और जो अपना एक एग्जाम्पल दिया कि वो अपने साहबजादे से मुलाकात के लिए जेल गए थे, जो 3 साल से जेल में कैद हैं, लेकिन उनका जो फोकस था साहबजादे ने ईरान से मुताल्लिक, ईरान के हवाले से वो जानने और सूरत हाल किधर खड़ी है उस पर उन्होंने ज़रूर उनसे सवाल किया। इसी बात के इसी नोट पे जो है वो हम ब्रेक पे जाएंगे कि इस वक्त इस मुल्क में भी इंतशार नहीं, इंस्टेबिलिटी नहीं, सबको यूनिफाई होने की ज़रूरत है, सबको यकजा होने की ज़रूरत है, कि जहाँ पर अगले हफ्ते की कॉल भी दी जा रही है सड़कों पर निकलने की। और इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।